So, welcome you all. This is Pradeep sir, Pradeep Paraswani. So, in the earlier two videos, how to learn English, आओ इंग्लिश सीखें। तो इंग्लिश सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसा कि मैंने पहले दो वीडियोस में आपको बताया कि थोड़ा सा इस तरीके से आप प्रोसीड करो तो आपको बहुत आसानी से इस भाषा का ज्ञान हो जाएगा और आप बड़े आराम से इसको बोल भी पाएंगे, इसको लिख भी पाएंगे, इसको समझ भी पाएंगे। राइट? तो किसी भी भाषा के ज्ञान के लिए आपको थोड़ा सा उसका व्याकरण, थोड़ी सी उसकी ग्रामर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। राइट? तो ऐसा नहीं कि पूरी ग्रामर आप सीखें, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं और क्या सुन रहे हैं। राइट? तो जैसे हिंदी में आप एक सीधा सा वाक्य बोलेंगे तो आपको इतना सोचना नहीं पड़ता, लेकिन जब हम एक दूसरी भाषा सीखते हैं अपनी मातृभाषा के अलावा तो हमें काफ़ी कुछ सोचना पड़ता है। राइट? और ज़्यादातर तो क्या होता है कि हम लोग हिंदी के शब्द को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने लग जाते हैं, अंग्रेजी के शब्द को हिंदी में ट्रांसलेट करने लग जाते हैं और हमारा सारा दिमाग ट्रांसलेशन में लग जाता है। तो जो भाषा का जो भाव है वो खत्म हो जाता है। तो आज मैं आपको ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में कुछ पार्ट ऑफ स्पीच बताऊंगा। उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनके बारे में हमको थोड़ी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए और आप देखेंगे कि इनको जानने के बाद में आपकी लैंग्वेज में इंप्रूवमेंट आएगी और बहुत बेहतर इंप्रूवमेंट आएगी। राइट? तो आइए चलिए बोर्ड पर चलते हैं। तो आई विल शो यू ऑन द बोर्ड व्हाट ऑल दीज टॉपिक्स आर। A little about every topic I will tell, and you just take a notepad and a pen. Just keep writing and listening to me very carefully whatever I am saying. आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप वाकई कहेंगे कि इससे सरल तरीका नहीं हो सकता है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय भाषा को सीखने के लिए। राइट? तो आइए, लेट अस मूव ऑन टू द बोर्ड। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मेरा यकीन करें आप कि अगर आपने इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखा तो आपको इतनी सारी नॉलेज मिलेगी, इतना मोटिवेशन मिलेगा कि अब तक जो आप कोशिशें कर चुके थे, हार चुके थे अपने आप से बिल्कुल, आपको इतना सरल और सहज तरीका लगेगा इंग्लिश सीखने का। राइट? तो कृपया वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें। राइट? वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि पार्ट ऑफ स्पीच, तो पार्ट ऑफ स्पीच का कोई ऐसा विशेष मीनिंग नहीं है। सिर्फ यही है कि जब आप किसी से बातचीत करो, आप कुछ बोलो या लिखो या सुनो, तो उस भाषा में कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स हैं, तो उनके बिना आप ना उसको बोल सकते हो, ना समझ सकते हो, ना लिख सकते हो। तो ये क्या है, ये मैं आपको एक एक करके बहुत आराम से बताता हूँ। आप ध्यान से सुनते रहिए बस। सबसे पहले आता है नाउन। तो नाउन का मतलब है, अंग्रेजी में जैसे बोल देते हैं, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और अ फीलिंग। जो हम हिंदी में सुनते थे ना कि संज्ञा क्या है, तो संज्ञा किसी भी चीज का नाम, जगह का नाम, कोई वस्तु, कोई भाव, ऐसे कोई भी शब्द जिनसे ये वाली भावनाएं और ये वाली बातें हमको पता चलती हों, उनको हम संज्ञा कह देते हैं। राइट? कुछ कॉमन चीज होगी तो कॉमन नाउन बोल देंगे, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, गाड़ी, ऐसी कोई चीज। कोई विशेष चीज होगी तो हम बोलते हैं कि प्रॉपर नाउन हो गया है। जैसे किसी का नाम, जैसे आपका ही नाम है, आपके स्कूल का नाम हो, ताजमहल है, इंडिया गेट है, ऐसे कोई भी विशेष जो चीज़ होगी। फिर जैसे कलेक्शन होगी कोई, कि क्लास है, आर्मी है, रेजिमेंट है। फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोल देते हैं, जैसे कोई भावनाएं होती कि चाइल्डहुड, मैनहुड, करेज, इस टाइप की चीज़। फिर आपको सुनने को मिलेगा काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन्स।
मतलब कि कुछ चीज़ आप गिन सकते हो, जैसे कि 1 2 3 इस तरह से, लेकिन कुछ चीज़ें आप गिन नहीं सकते तो वो अनकाउंटेबल हो जाएंगी। जैसे कि थोड़ा बहुत, बहुत कुछ, थोड़ा ज़्यादा, जैसे कि फ्यू, लिटल, लेस, इस टाइप के वर्ड्स। तो इतने सारे वर्ड्स मिलेंगे आपको। तो मैं आपको ग्रामर सिखाने नहीं बैठा बिल्कुल भी। आप इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो कि सर ने बहुत बड़े बड़े लेक्चर में ना हमको ग्रामर सिखा देनी है। तो इतनी सारी ग्रामर की ज़रूरत नहीं है। बस मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से अपनी बात बताना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपने एक हिंदी का सेंटेंस बोलना है। कैसे बोलना है सेंटेंस? कि कल हमारे घर में बड़े भाई की शादी है। तो जब आप इतनी आसानी से एक हिंदी में वाक्य को बोल रहे हो तो एक इम्पैक्ट मान लो थोड़ा सा कम आ रहा है। तो कुछ लोग इसमें क्या करते हैं कि मैक्सिमम वर्ड्स, ज़्यादा से ज़्यादा जो शब्द हैं वो अंग्रेजी के इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं और कर भी जाते हैं। यानी कि वाक्य तो आप हिंदी का ही बोलोगे, लेकिन उसमें जो शब्द होंगे वो ज़्यादातर अंग्रेजी के होंगे। तो जैसा कि मैंने बोला कि कल हमारे घर में मेरे बड़े भाई की शादी है। तो कुछ लोग इसको ऐसे बोलेंगे कि कल एल्डर ब्रदर की मैरिज है, फंक्शन घर में है। तो हो गई बात, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आ गई। तो हमको ऐसे ही छोटे छोटे वाक्यांश बोलते रहने हैं, तभी हमारी भाषा में इंप्रूवमेंट आएगी। राइट? अब कई बार क्या है कि कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हम बार बार नाम नहीं ले सकते। मान लो आपका नाम आकाश है, तो मैं आपसे जब भी बात करूं, आकाश मेरी बात सुन, आकाश तूने वहाँ जाना है, आकाश वहाँ गया, आकाश ने वो काम किया, तो ये संभव नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि कुछ और शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो संज्ञा के बदले में इस्तेमाल हो जाते हैं। यानी कि नाउन के बदले में जो वर्ड इस्तेमाल होगा उसको प्रोनाउन बोल देते हैं, सर्वनाम बोलते हैं इसको हिंदी में हम लोग। राइट? जैसे कि अगर हम कोई ऐसे लिखते हैं या कोई लेटर लिखते हैं या कोई बात लिखते हैं, तो हम पहले एक बार शुरू करेंगे कि मोहन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एंड ही प्लेज क्रिकेट, ही गोज़ टू द मूवी, ऐसे करके। तो यानी एक ही बार हम मुखातिब हुए कि मोहन, उसके बाद में हमने ही, शी, इट, दे, ऐसे ऐसे वर्ड्स को हमने यूज़ करना शुरू कर दिया। तो इनको हम लोग बोलते हैं कि ये होते हैं प्रोनाउंस। राइट? तो ये काफ़ी इस्तेमाल होते हैं, समझ गए आप? उसने, इसने, किसने, हमने, उन्होंने, ऐसे शब्द जो होते हैं, तू, मैं, वो, हम, इस टाइप के जो शब्द आते हैं इंग्लिश में, आई, वी, ही, शी, दे, देम, देयर्स, हर्स, योर्स, देमसेल्व्स, आवरसेल्व्स। राइट? तो इनको हम बोलते हैं प्रोनाउंस। ठीक बात? फिर काफ़ी बार आप देखते होंगे कि हम किसी की तारीफ़ करते हैं या किसी के बारे में कुछ बोलते हैं। जैसे कि एक अच्छा लड़का है, वो सुंदर लड़की है, वो बहुत तगड़ा पहलवान है, इस टाइप के शब्द। राइट? तो जो शब्द किसी नाउन की विशेषता बताएगा उसको विशेषण बोल देंगे हम लोग। यानी कि इंग्लिश में इसको एडजेक्टिव बोल देते हैं। वो हमको उस नाउन की क्वालिटी बताएगा, उसकी क्वांटिटी भी बता देगा, उसका नंबर बता देगा, या डेमोन्स्ट्रेट कर देगा कि हेयर, देयर, दिस, दैट, इस टाइप के शब्द। या फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, हु, विच, हाउ, इस टाइप के। राइट? तो ऐसे शब्द जो होंगे उनको हम एडजेक्टिव बोल देंगे कि जो नाउन को स्पेसिफाई करेगा। जैसे कि ब्लैक डॉग यानी काला कुत्ता। राइट? टाइनी एंट, बिग ट्री। तो ट्री कैसा है? बिग है। एंट कैसी है? चींटी कैसी है? छोटी है, टाइनी है। राइट? इसके बाद कुछ शब्द आपको ऐसे मिलेंगे जो बताएंगे कि कोई काम हो रहा है, यानी कि क्रिया हो रही है। राइट? तो उनको हम अंग्रेजी में वर्ब बोल देते हैं, VERB, वर्ब। तो यानी कि क्या काम हो रहा है, या कोई आदमी, कोई इंसान क्या काम कर रहा है,
नाचना, गाना, खाना, पीना, सोना, दौड़ना, कूदना, ऐसे जो शब्द होते हैं इनको अंग्रेजी में हम लोग वर्ब बोल देते हैं। डांसिंग, प्लेइंग, स्क्रीमिंग, स्लीपिंग, रीडिंग, एंजॉइंग, ड्रिंकिंग, राइट, ईटिंग। तो ऐसे बहुत से शब्द जो होते हैं उनको हम लोग वर्ब बोल देते हैं। तो यानी कि नाउन क्या कर रहा है, यानी कि नाउन या प्रोनाउन क्या कर रहे हैं, राइट, तो वो हमको वर्ब से पता चल जाएगा। ठीक बात। अब अगली बात दिमाग में ये आएगी कि काम तो हो रहा है, लेकिन कितना काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, इन सब बातों को हम स्पेसिफाई करते हैं एडवर्ब लगा के। यानी कि जो वर्ब की विशेषता बताएगा, जो क्रिया की विशेषता बताएगा, उसको हिंदी में ये लोग क्रिया विशेषण बोल देते हैं और इंग्लिश में हम लोग उसको एडवर्ब बोलते हैं। ठीक बात। कि कोई भी काम कहाँ हुआ, कब हुआ, कितना हुआ, कैसे हुआ, इस तरह के शब्द। जैसे कि मोहन इज वॉकिंग क्विकली, तो कैसे वॉक कर रहा है, क्विकली। द चाइल्ड इज ईटिंग द फूड स्लोली, तो कैसे खाना खा रहा है, स्लोली। तो ऐसे वर्ड जो होते हैं खास तौर पर उनको हम एडवर्ब्स बोल देते हैं। ठीक बात। याद रहे, आपको कुछ भी बाय हार्ट नहीं करना है। ये जो कुछ मैं बता रहा हूं सिर्फ आपकी सहजता के लिए, सरलता के लिए, कि ताकि आपके पास इतने सारे शब्द हों, इतने सारे वाक्य और वाक्यांश हों कि आपको ढूंढना ना पड़े और ट्रांसलेट ना करना पड़े। जैसा मैंने बताया पहले कि हमारा आधा दिमाग ट्रांसलेशन में लग जाता है, इसलिए हमारे अंदर हेजिटेशन आती है और हमारे अंदर एक डर और एक फियर साइकोसिस, एक बेइज्जती का डर कि हमारी इंसल्ट हो जाएगी। तो आप बड़े आराम से सुन सकते हो और समझ सकते हो कि सामने वाला क्या बोल रहा है और क्या कहना चाहता है। ठीक है। मैं आपको ऐसे ही करीब 1000 सेंटेंसेस दूंगा जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में बोलेंगे और हर तरफ सुनेंगे भी, और उन्हीं से हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स का पता चलता है और उनमें इंप्रूवमेंट आती है। सही है। अगली बात मैंने लिखी है ऑक्सिलरीज। तो इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम हेल्पिंग वर्ब बोल देते हैं। तो यहां आप देख रहे हो कि मैंने बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं। इज, एम, आर, विल, वर, बी, बीन, बीइंग, हैज, हैव, हैड, डू, वॉज, कैन, कुड, विल, शुड, माइट, मे, विल, वुड, ought to, used, need, dare, must। और भी ऐसे बहुत से शब्द होंगे जो मैंने बोर्ड पर नहीं लिखे हैं, आप नोट डाउन कर सकते हो। जैसे कि ए, एन, द, माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर, दिस, दैट, दीज, दोज, all, each, every, both, neither, either, other, another, enough, most, several, both, few, little, much, many, a lot of, most, some, any, more, less, 1 2 3 और फर्स्ट सेकंड थर्ड, या फिर विच, वॉट, हुज, वाई, हाउ। तो इस टाइप के बहुत सारे वर्ड्स आपको सुनने को मिलेंगे। तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आपको अभी जब सेंटेंसेस में कराऊंगा तो आपका फ्लो ऑटोमेटिकली बन जाएगा, और प्रैक्टिस के बाद में जब आप लिखोगे और पढ़ोगे और इसको बार बार सुनोगे तो बहुत ही सहज तरीके से आप उनको याद भी करते चले जाओगे। यकीन करें आप मेरी बात का। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हम दो सेंटेंसेस को जोड़ने की कोशिश करते हैं। कि हम बोलते हैं कि ही इज़ माई फ्रेंड, ही लिव्स इन बॉम्बे, मुंबई। तो हम इसको ऐसे बोल देते हैं कि ही इज़ माई फ्रेंड एंड ही लिव्स इन मुंबई।
तो ये जो शब्द है ना, एंड, बट, दो, येट, आइदर, और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो कुछ वर्ड्स ऐसे जैसे पेयर में इस्तेमाल होते हैं, कुछ आप सिंपली बोल दोगे, तो इनको हम ज्वाइनिंग वर्ड्स बोल देते हैं, जिसको कंजंक्शन बोलते हैं बेसिकली। ठीक बात। उसके बाद मैंने लिखा हुआ है इससे ऊपर प्रीपोजिशंस। अभी जैसे हमने बात की कि काम क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, तो कुछ और भी शब्द होते हैं जिनसे हमको और डिटेल पता चलती है, राइट? कि एट, बाई, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑफ, आउट, ऑन, थ्रू, टिल, टू, अप, विद, अबाउ, ये भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो ऐसे शब्दों को हम लोग प्रीपोजिशन बोल देते हैं। किसी भी सेंटेंस को बनाने में इनका भी बराबर इस्तेमाल होता है। इनके बिना सेंटेंस बनाना एक तरह से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक बात। अच्छा, आप एक बात नोट कर रहे होंगे कि सर बड़ी बहुत ही बेसिक सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी बात साधारण से साधारण मनुष्य तक पहुँचे, जो अपने आप को अंग्रेजी ना आने के कारण फंसा हुआ महसूस कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इंटरजेक्शन। तो कई बार क्या होता है, जैसे हम बड़े एकदम भाव विभोर हो जाते हैं, एक्साइटेड से हो जाते हैं, तो एकदम से बोलते हैं हाय, हेलो, एलास। जब दुख होता है तो बोलते हैं एलास, आह, ओ, ऐसे ऐसे वर्ड। बहुत खुश होते हैं, मैच जीत के आगे हुर्रा वी हैव वन, हमने मैच जीत लिया है। ऐसे शब्द जो होते हैं उनको हम इंटरजेक्शन बोल देते हैं। तो ये शब्द भी आएंगे जब आप कोई वाक्य बनाओगे या बोलोगे या कहीं से सुनोगे, तो आप देखोगे यार ये वाले वर्ड्स भी जो हैं इसमें इस्तेमाल होने लग रहे हैं। ठीक बात। अब एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो आएगी इसके बाद में, उसको हम टेंस बोलते हैं, टेंसेस। टेंसेस का मतलब होता है काल, यानी कि कोई भी काम कब हुआ, तो भूतकाल में हुआ, वर्तमान में हुआ या भविष्य में हुआ। तो जो भूतकाल होता है उसको हम पास्ट टेंस बोलते हैं, जो चल रहा है समय उसको हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, जो आने वाला वक्त है उसको हम फ्यूचर टेंस बोलते हैं। अब होता क्या है कि वैसे तो 3 मेन टेंस हैं ये, लेकिन हर टेंस में 4 डिफरेंट तरीके से बात को बोला जाता है। तो जब मैं आपको आने वाली वीडियोस में डिफरेंट सेंटेंसेस बोल के दिखाऊंगा, लिख के भी दिखाऊंगा, आप उनको पढ़ते रहेंगे और सुनते रहेंगे मुझे, तो आपको सीक्वेंस में सारे के सारे ये टेंसेस भी अपने आप ही आते चले जाते हुए दिखाई दे जाएंगे। तो जैसे पास्ट टेंस है तो इसमें हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी होता है। तो ये जो 4 टेंस हैं, सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो ये तीनों ही टेंसेस में यूज होता है। कि हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, पास्ट परफेक्ट होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी होगा। इसी तरह से प्रेजेंट में भी सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी होगा। ऐसे ही फ्यूचर में भी सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी होगा। ठीक बात। एक बार मैं फिर कह रहा हूं कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी। आपको कुछ भी बाय हार्ट नहीं करना है। हमें सिर्फ ऐसे सेंटेंसेस चाहिए जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोले जाते हैं, तो वहाँ ये फ्लो अपने आप आपके दिमाग में बैठता चला जाएगा जब बहुत सारे सेंटेंसेस आप
बोलोगे। ठीक है। अब अगली बात ये ध्यान में रखने वाली है कि हम कोई भी सेंटेंस जब बोलते हैं तो उसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं। तो इस चीज को हम लोग एक्टिव और पैसिव वॉइस कि इंग्लिश में हम लोग ग्रामर में इसको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बोलते हैं। तो बड़ा सीधा सा सरल सा तरीका है इसको समझने का कि मान लीजिए मेरे पास एक सेंटेंस है, शिकारी ने शेर को मारा। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि शिकारी द्वारा शेर मारा गया। तो दोनों बातों में थोड़ा सा फर्क है। इसको अंग्रेजी में आप आराम से समझ सकते हो कि द हंटर किल्ड द टाइगर, या फिर द टाइगर वॉज किल्ड बाय द हंटर। तो ये जो बात है इसको हम लोग वॉइस बोल देते हैं। पहले केस में एक्टिव वॉइस कि हंटर किल्ड द टाइगर, दूसरे केस में पैसिव वॉइस कि टाइगर वॉज किल्ड बाय द हंटर। समझ गए? तो बातचीत वाली अंग्रेजी में, यानी कि जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज में जो इंग्लिश का इस्तेमाल होता है समझने के लिए, बोलने के लिए, सुनने के लिए, उसमें इतनी ग्रामर आपके लिए बहुत है। आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या ज़रूरत है कि हमारे पास 1000 सेंटेंसेस ऐसे हैं जो हमारी डेली लाइफ में बोले जाते हैं। ठीक है ना? तो एक आइडिया मैंने आपको पहली 2 वीडियोस में भी दे रखा है कि काम कैसे शुरू करना है अंग्रेजी सीखने का। तो आप वो दोनों वीडियोस भी देखें दोबारा से। उसमें यही लिखा हुआ है, आओ इंग्लिश सीखें पार्ट 1 पार्ट 2, ये पार्ट 3 है। ठीक बात? तो आपको आइडिया लग जाएगा कि अब हम आगे आने वाले वीडियोस में क्या करने वाले हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और जो कुछ भी मैंने बोला है उसको आप दोबारा दोबारा सुनो और मोटिवेटेड हो जाओ। अपने आप को थोड़ा सा हौसला अफजाई वाले माहौल में लेके आओ। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप खुद देखना, ये ज़्यादा नहीं 10-12 वीडियोस में कर दूंगा मैं काम सारा। और आपका जब भी मन हल्का हो तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है लाइफ स्किल्स या हाउ टू। तो उसमें कुछ वीडियोस हैं जो आपको मोटिवेट करेंगे, लाइफ के प्रति जो हमारी उदासीनता है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देगी। राइट? तो आप उन वीडियोस को ही बार बार देखें और सुने और पढ़ें, तो आपकी लिखने की जो कैपेसिटी है ना वो भी अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। राइट? सो थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस टाइम। ईश्वर आप सबको बहुत खुश रखे। आप अपने काम में हमेशा कामयाब रहें, अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ में मैं अपनी बात को आज समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।